हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी। आज जो हम बुक करेंगे पंजाब का इतिहास और संस्कृति यानी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज जो हमारा टॉपिक आया है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक आर्य का सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन। Later Vedic as a political, socio-economic and religious life of later Vedic Aryan। देखा जाए तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। इसमें जो है हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत। लेकिन ये सब तब होगा जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपको सदैव याद रखना है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। देखा जाए तो आर्यों ने स्वयं को अनार्थों से कई शताब्दी तक अलग रखा, लेकिन उनके कानून, राजनीतिक संस्थाएं एवं धार्मिक विचार धीरे धीरे अधिकतर लोगों का हिस्सा बन गया। और यहाँ तक कि ये उन करोड़ों लोगों के भी अभिन्न अंग बन गए जिनकी रगों में आर्य रक्त नहीं था। यानी आर्य एक तो महत्वपूर्ण थे ही थे, प्लस जिनके रगों में आर्य रक्त नहीं थे वो भी अभिन्न अंग बन गए। दोस्तों यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वैदिक आर्यों की विरासत की, वैदिक आर्यों ने विरासत में हमारे लिए क्या छोड़ गए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहेगी कि वैदिक आर्यों ने अपने पीछे राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साहित्यिक क्षेत्रों में समृद्ध विरासत छोड़ी है, जो हजारों वर्षों बाद भी आज भी जीवित है। आज भी भारत के लोग स्वयं को जो है आर्य के वंशज के कहने में गर्व महसूस करते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय सभ्यता वैदिक आर्य के भारतीय संस्कृति में किए गए योगदान के लिए सदा ऋणी है, क्योंकि जो आर्यों ने किया है भारतीय संस्कृति के लिए योगदान, वो सदैव ही भारतवासी आर्य के जो है ऋणी रहेंगे। भारतीय संविधान की देखा जाए तो राजनीतिक व सामाजिक ढांचे, धर्म, दर्शन, साहित्य, परंपरा तथा प्रशासनिक प्रणाली में हर तरफ आर्य की छाप दृष्टिगोचर है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यानी देखा जाए तो आर्य जो हमारे लिए छोड़ गए, जो आर्य ने किया हमारे समाज के लिए, वो उत्तम कोटि की थी, और इसको जो है भुलाना संभव नहीं है। क्योंकि जो आर्य ने हमारे लिए किया वो सच में जो है हमें गौरव महसूस कराती है पूरे विश्व में। वैदिक काल की राजनीतिक विरासत, सबसे प्रथम हमारा जो पॉइंट आया है वैदिक काल की राजनीतिक विरासत। उस युग में भी आर्य बहुत उन्नत थे और उन्हें लोकतांत्रिक शासन विधियों का पुण्य उनको ज्ञान था, यानी लोकतंत्र का पुण्य ज्ञान था। वर्तमान युग की बहुत सी शासन प्रणाली जैसे राजशाही, सीमित राजशाही और शासन विधि का पुण्य उनको ज्ञान था। वर्तमान युग की बहुत सी शासन प्रणाली जैसे राजशाही जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखा जाए तो लोकतंत्र विभिन्न रूपों में वैदिक युग में अस्तित्व में थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र विभिन्न रूपों में वैदिक युग में अस्तित्व में थे। अंततः आर्यों के वर्तमान युग की राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं का पथ प्रदर्शक कहा जाता है कि आर्यों ने वर्तमान युग की राजनीतिक एवं लोकतंत्र संस्थाओं के एक प्रदर्शक हुए, और आज भी जो लोग हैं आर्यों के सिखाए गए बातों का अनुसरण करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण रहती है।
कहते हैं दो लोकतांत्रिक लोग जो है लोकप्रिय परिषद जैसे सभा और समिति लोगों द्वारा चुनी जाती थी। यानी देखिए ये एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखना एग्ज़ाम में ज़रूर सभा और समिति आएगा, तो इसको आपको परिभाषा को समझना है कि उस समय भी परिषदों में जैसे सभा समिति लोगों द्वारा चुनी जाती थी और वे परिषदें राजा के प्रशासन में सहायता करती थी और वो चयनित व वंशागत शासक की शक्तियों पर नियंत्रण रखते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये सभा समिति जो होते थे राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखते थे, जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती थी। तो ये काफ़ी ज़रूरी है और इससे भारत के राजनीतिक जीवन की लोकतांत्रिक सिद्धांतों की भूमिका तैयार हुई। यानी लोकतांत्रिक सिद्धांतों की यहाँ पर भूमिका बनी। ये संस्थाएं आज कल की संसद के समान कार्य करती है। यानी ये संस्थाएं जो है आज कल की संसद के समान कार्य करती है और आर्य का स्थानीय प्रशासन में भी गहरा विश्वास है। कहते हैं ग्रामीण एक गांव का मुखिया उस समय हुआ करता था। ग्रामीण जो था गांव का मुखिया होता था और गांव के मसलों के स्वतंत्र रूप से निपटाता था और ऐसा स्थानीय प्रशासन आज भी गांव में पाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज भी देखा जाए तो कहते हैं आज भी मुखिया जो होता है गांव में पाया जाता है। इससे ये हमें समझ में आता है कि आज भी जो है हम आर्यों के दिया गए प्रशासन राजनीतिक विरासत को हम लिए चल रहे हैं। आर्यों ने भारतीय के मुख्य आदर्श युद्ध नीति को भी रखा। आर्यों ने भारतीयों के सम्मुख आदर्श युद्ध की नीति भी रखा और यह आर्यों की ही युद्ध प्रणाली के नियम है, जिसमें औरतें बच्चे बिना हथियार के या सोते हुए शत्रुओं पर आक्रमण न करना आदि शामिल थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने आर्यों से ही सीखा है कि कोई औरत कोई बच्चा और बिना हथियार या सोता हुआ शत्रु पर हमें आक्रमण नहीं करना है। ये आर्यों के खूनों में जो है बहता है। लेकिन देखा जाए जो आर्य नहीं होते हैं वो औरतों पर अत्याचार करते हैं, बच्चों पर अत्याचार करते हैं, इवन बिना हथियार के लोगों को और सोते हुए शत्रुओं पर आक्रमण करते हैं। ऐसे लोग कभी आर्य का अनुसरण नहीं कर सकते। कहते हैं हम तो दुश्मनों को भी दोस्त समझते हैं संकटों के समय, और औरतों और बच्चों और हथियार के बिना जब भी किसी व्यक्ति के पास अगर हथियार नहीं होता है हम उसको छूते तक भी नहीं है। आपने महाभारत के दृश्य में देखा होगा जब कर्ण का पहिया फंस जाता है तो उस समय जो है कृष्ण कहते हैं उस पर बाण चलाने के लिए, लेकिन अर्जुन साफ शब्दों में कहता है कि वो बिना हथियार के है, हम उस पर बाण चलाना हमारे लिए जो है खून में नहीं है। जब कर्ण जो है अपने हाथों में घायल हाथों में बाण पकड़ लेता है और एक हाथ में धनुष और एक बाण पकड़ता है, तब अर्जुन कहता है कि ये समय पर्याप्त है कि वो मुझसे युद्ध करना चाहता है और मैं इस पे जो है अब प्राण रूपी जो है बाण का उपयोग कर सकता हूँ। फिर जाके जो है अर्जुन ने उसको जो है वध किया। तो कहते हैं बिना हथियार के लोगों पर आर्यों के खूनों में ये गुण है ही नहीं कि जिनके पास हथियार ना हो, जो सोए हुए हों, उन पे हम वार कभी नहीं करते, और ना बच्चे पर न स्त्रियों पर। लेकिन ना जाने हम अपनी आर्य की जो गुण है वो कहाँ पर खो बैठे हैं। इन नियमों का पालन आगे आने वाले शासकों ने भी भली भांति किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उसके पश्चात देखें तो कहते हैं सामाजिक विरासत। सामाजिक विरासत भी हमें वैदिक आर्यों की विरासत है। कहते हैं आर्यों की जो है संयुक्त परिवार प्रणाली तथा पितृसत्तात्मक प्रणाली आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही, और आज भी आधुनिक युग में जो है सत्तावादी पिता ही होता है। और संयुक्त परिवार बेशक लिए आज आधुनिक युग में ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसका जो है अंश आज भी बरकरार है, और यह वर्तमान भारतीय समाज संस्कृति का अभिन्न अंग है। वर्तमान भारतीय संस्कृति का ये अभिन्न अंग है। जिस प्रकार ऋग्वैदिक काल में परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य का पूरे परिवार में सम्मान होता था तथा संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी, ठीक उसी प्रकार वर्तमान में भी इन पारिवारिक मूल्य से जुड़ाव पाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति प्रथा, आश्रम, धर्म आर्यों की महत्वपूर्ण देन है। आज जो हम जाति प्रथा से दुखी हैं, आश्रम धर्म आर्यों की ही देन है। कहते हैं देखिए कुछ गुण जो है
उनके सर्वश्रेष्ठ हैं और कुछ गुण जो है सही नहीं है। कहते हैं जाति प्रथा उन्हीं की देन है, तो ये सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती। लोगों का व्यवसाय या वंश के आधार पर विभिन्न समूह में विभाजन जाति प्रथा कहलाती थी। यह वैदिक युग की महत्वपूर्ण देन है जिसका आज भी भारतीय समाज में अनुसरण किया जाता है। यानी जाति प्रथा जो है हमारे समाज में आज भी विद्यमान है, वो वैदिक युग की महत्वपूर्ण देन है जो आज भी हम लेके ढो रहे हैं। वैदिक काल में स्त्रियों को बहुत ही सम्मानीय स्थान प्राप्त था। यानी देखा जाए तो वैदिक काल स्त्रियों के लिए बहुत ही सम्मानीय स्थान प्राप्त था और समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान भी था। स्त्रियों को बहुत आदर दिया जाता था और कोई भी सामाजिक व धार्मिक आयोजन स्त्रियों की सहभागिता के बिना पुण्य नहीं समझा जाता था। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि स्त्रियों को आदर सम्मान और जो है समाज में महत्वपूर्ण स्थान दी जाती थी। उनके बिना कोई भी यज्ञ का अनुष्ठान संपूर्ण नहीं माना जाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है धार्मिक विरासत। देखिए धार्मिक विरासत की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं धार्मिक विरासत धार्मिक क्षेत्र में भी आर्यों की विरासत प्रशंसनीय है। यानी धार्मिक क्षेत्र में भी आर्य की विरासत प्रशंसनीय है, यानी प्रशंसा का पात्र है और इसके किसी प्रकार से भी कम नहीं आंका जा सकता। आर्य के धार्मिक रीति रिवाज की मुख्य विशेषता थी कि वो प्रकृति की देवी देवताएं तथा देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश आदि की पूजा करना और मंत्रों का उच्चारण यज्ञ हवन आदि करना आर्यन का ही देन है। यानी देखे जाए तो आर्य की धार्मिक रीति रिवाज की मुख्य विशेषता थी प्रकृति के देवी देवताओं तथा अन्य देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश आदि की पूजा करना और मंत्रों का उच्चारण यज्ञ हवन आदि महत्वपूर्ण थी। और आज भी आर्यों की हमारी धार्मिक मान्यताओं तथा विभिन्न विद्वानों पर स्पष्ट छाप देखी जा सकती है, क्योंकि आज भी इन देवी देवताओं का पूजा हमारे समाज में की जाती है। एक ईश्वर मत कर्म मोक्ष तथा आत्मा का शरीर परिवर्तन जैसे वैदिक काल के सिद्धांत आज भी प्रचलित है। आज भी जो है हम एक ईश्वर मत पे हैं, कर्म पे ही महत्वपूर्ण समझते हैं। मोक्ष की प्राप्ति आज भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और आत्मा शरीर के जो है महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये भी आज हमारे समाज में प्रचलित है। आज भी उन्हें हिंदू धर्म के जीवन रक्त कहा जाता है। यानी आर्यों ने जो हमें बताया सिखाया आज भी हिंदू धर्म में जीवित है। वैदिक आर्यों ने लोक कल्याण राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे जैसे विचार हमारे लिए सबसे बड़ी सौगात थी, क्योंकि वैदिक आर्यों ने हमें लोक कल्याण की बातों को अनुसरण करवाया और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारों की भावना हमारे रक्त में भरा, जिनका अनुसरण वर्तमान युग में भी हो रहा है और आने वाला समय में भी जो है भाईचारों की भावना और लोक कल्याण की भावना मनुष्य में जीवित रहेगी। आर्यों ने एकांत जीवन की संस्था का उपहार भी हमें दिया कि एकांत जीवन व्यतीत करने का जो परंपरा हमें आर्यों ने दिया आज आधुनिक युग में भी बरकरार है। इसने भारतीय शिक्षा खास तौर पर कला विज्ञान तथा धर्म के विकास में बहुत ही सहायता की और ये सब आर्य की देन है कि हम भारतीय शिक्षा कला विज्ञान और धर्म के में जो है काफ़ी अच्छे रक्षक माने जाते हैं। इसे भारतीय संस्कृति की एकता निरंतर बनाए रखने में काफ़ी सहायता मिली और ये हमारे सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण अंग भी है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आर्थिक विरासत। देखिए आर्य का आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आर्य ने वनों को साफ किया और विशिष्ट क्षेत्रों में अपने नियंत्रण में करके उन्हें कृषि योग्य बना दिया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, कई शहर अस्तित्व में आए तथा बाद में ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी बन गए। जो ये आर्थिक विकास के अंतर्गत ये व्यापारिक केंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण थे। व्यापार पर आधारित मजबूत आर्थिक प्रणाली के कारण ही उत्तर भारत में कई विशाल शक्तिशाली साम्राज्य का उदय भी हुआ तथा ये कई शताब्दी तक अस्तित्व में रहे। कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है कि व्यापारिक केंद्रों के कारण भारत में देखा जाए तो व्यापार पर आधारित मजबूत आर्थिक प्रणाली के कारण ही
भारत में कई विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ तथा ये कई शताब्दी तक अस्तित्व में रहे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आर्यों की एक अन्य प्रमुख देन ये भी है कि उन्होंने भूमि का बंटवारा इस प्रकार किया जिससे निर्धन तथा धनवान के बीच कोई विवाद न हो। यानी देखा जाए तो ये उनका सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अगर आज आधुनिक युग में देखें तो आज निर्धन निर्धन होता जा रहा है और धनवान धनवान होता जा रहा है, लेकिन आर्यों ने इस बात को जो है बखूबी समझा और उन्होंने भूमि का बंटवारा इस प्रकार किया कि निर्धन तथा धनवान के बीच कोई विवाद पैदा न हो। उन्होंने सामूहिक कार्य के लिए भूमि को आरक्षित रखने का भी ज्ञान दिया। सामूहिक कार्य के लिए भूमि का आरक्षण, जैसे आपको पता ही है आज के समय कम्युनिटी सेंटर जो बनाई गई जो सामूहिक कार्य के लिए होती है, उस समय में भी विद्वान थी। कई व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार, वस्त्र तथा आभूषण बनाना जो वैदिक काल में थे, आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। यानी आज भी हम कृषि, पशुपालन, व्यापार, वस्त्र, आभूषण बनाने की जो कला जानते हैं वो वैदिक काल की ही देन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं देखा जाए तो उसके आगे है संस्कृति विरासत। संस्कृति विरासत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आर्य अपने पीछे एक समृद्ध एवं बहुमूल्य संस्कृति विरासत में हमें छोड़ दी। यानी देखा जाए तो आर्यों ने हमारे लिए समृद्ध और बहुमूल्य संस्कृति विरासत में छोड़ी है। वैदिक साहित्य यानी वैदिक साहित्य, वेदों और साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णक्य, उपनिषद, सूत्र, वेदांग, उपवेद और महाकाव्य आदि गहन ज्ञान के भंडार हैं जो शायद भारतवासी के ही जो है लिए हैं, लेकिन फिर भी हम जो है इन चीज़ों का अनुसरण नहीं करते हैं। यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति के क्रमिक विकास के अध्ययन के प्रासंगिक स्रोत हैं। यानी ये सब जो है हमारे समक्ष ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णक, उपनिषद, सूत्र, वेदांग, उपवेद और महाकाव्य, ये एक भारतीय संस्कृति क्रमिक विकास के अध्ययन के प्रशंसनीय स्रोत हैं और ऋग्वेद को आज भी हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और वैदिक आर्य ने भारतीयों को संस्कृति भाषा का वरदान भी दिया। यानी वैदिक आर्यों ने भारतीयों को जो संस्कृति भाषा का ज्ञान वरदान दिया वो आज भी बरकरार है, जो आधुनिक भारत की संस्कृति, प्रेरणा, आध्यात्मिक और वैचारिक महानता का परिचालक है। और ये सब आर्यन का देन है। कहते हैं जो आधुनिक भारत की प्रेरणा का स्रोत बना है उसको हम भुला नहीं सकते हैं। संस्कृति भाषा कई भारतीय भाषाओं की जननी है। संस्कृति भाषा से ही सभी भाषाओं का जो है विकास हुआ है, ये भली भांति हम समझ सकते हैं। आधुनिक भारत को जो है वैदिक आर्यों की अनुपम भेंट है और यह भारत की संस्कृति की एकता का माध्यम भी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि भारतीय संस्कृति की जो है क्रमिक विकास जो है आर्यन का ही देन है और हम उन आर्यन के दिए गए उपहारों को हम ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते या उसकी महत्ता को कम नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों, जिसके बारे में हमने यहाँ पर विचार विमर्श किया और काफ़ी महत्व को हमने उजागर किया। यानी वैदिक आर्यों की विरासत काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से रखता है। अगर आपको हर एक पॉइंट समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाण सेंटर का मदद करने की विश्वास रखते हो, अगर आपको और भी ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो जर्नल सी बात है त्रिपाण सेंटर की भी मदद करने की ज़रूरत है। जितना आप त्रिपाण सेंटर को मदद कीजिएगा वो आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का वीडियो लाएगा, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सोशोलॉजी हो, चाहे कोई और भी सब्जेक्ट हो। अगर आप कमेंट करते हो, बताते हो तो उसका भी वीडियो आपके लिए आएगा। लेकिन ये सब तब होगा जब त्रिपाण सेंटर आगे बढ़ेगा और ये बढ़ाने में आप जो है त्रिपाण सेंटर का जो है कड़ी का काम कर सकते हो, आगे बढ़ाने में मदद कर सकती हो। और इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से जो है कॉपी करना है, इसके लिंक को और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है। इससे ये होता है कि त्रिपाण सेंटर का जो पहला मकसद है हर बच्चे तक वीडियो पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो आपसे ही जो है परवान चढ़ सकता है। इसलिए जितना हो सके शेयर करने का जो विचार अपने मन में रखिए और इस पर संकोच न कीजिए, क्योंकि कौन आपको क्या सोचेगा, कैसा सोचेगा। अगर ऐसा संकोच करते हो तो कहते हैं ऐसे बच्चे के जीवन में कभी कामयाब नहीं होते।
क्योंकि जो सत्य है, जो सही है, उसको फैलाने में कभी भी गलत मन में विचार नहीं होना चाहिए। क्योंकि तिरपान सेंटर कहीं भी और किसी जगह गलत नहीं है, वो सिर्फ आपके अध्ययन के लिए कार्यरत है। तो आपको भी कार्यरत होना है और इस वीडियो को जो है जितना हो सके शेयर करना है, ठीक है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जर्नल सी बात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 8th से लेके MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है और बहुत कुछ आने वाला समय में आएगा। तो जितना हो सके जो है इसको सब्सक्राइब करने के विचार रखिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो और पेपरों में जो है उसके बारे में लिख सकते हो। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।